हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारा ये आज 4th लेक्चर होने वाला है बीए फर्स्ट ईयर में इतिहास पर। इतिहास प्रश्न पत्र प्रथम पर हमारी चर्चा दोस्तों चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमारे 3 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। उसमें दोस्तों हमारे सिलेबस एनालिसिस भी जो है डिस्कस किया गया था। ठीक है, आज का हमारी जो है 4थी क्लास होने वाली है। 4 नंबर का लेक्चर हमारा आज होने वाला है। इसमें दोस्तों हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में। भारत की भौगोलिक संरचना का अर्थ क्या हुआ? भौगोलिक भौगोलिक अर्थात भूगोल की कि हम एक ऐसे जो हमारी भारत की जो भौगोलिक दोस्तों विशेषता है, हम उस पर आज विशेषकर चर्चा करने वाले हैं। हमारे इतिहास के इस डिस्कशन में ये आज का लेक्चर काफी महत्व रखता है और महत्व रखता दोस्तों, इसीलिए मैं इस सेशन को लेकर आया हूँ। इसका महत्व इसलिए भी हो जाता है क्योंकि जब हम इतिहास की किसी घटनाओं पर आगे चल के जब चर्चा करेंगे तो उससे हमें देखने को मिलेगा दोस्तों कि उत्तर भारत की क्या विशेषताएं हुआ करती थी, दक्षिण भारत की क्या विशेषताएं हुआ करती थी, पश्चिम भारत में क्या विशेष था या पूर्वी भारत में क्या विशेष था। इस प्रकार से जब हम इस भारत के विभिन्न क्षेत्रों की विशेषताओं के बारे में दोस्तों हम जान लेंगे, जब हम उनसे परिचित हो जाएंगे तो हमें आगे चलकर किसी प्रकार की स्टडी में अध्ययन करने में समस्या नहीं आने वाली है। तो साथ ही साथ में अगर आप में से किसी का भूगोल सब्जेक्ट भी है दोस्तों, तो भी आपके लिए ये क्लास बहुत ज्यादा बेनिफिटेबल होने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपनी आज की सेशन को, जिसके अंतर्गत हम 4 लेक्चर के तहत बात करेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों हम प्रयास करते हैं कि आपको एकदम आसान भाषा में पूरा डेटा अवेलेबल कराया जाए। ठीक है, सबसे आसान शब्दों में दोस्तों यहाँ पर ये क्लास प्रोवाइड करने का मैं प्रयास करता हूँ, क्योंकि बुकों में जो लैंग्वेज होती है वो कुछ ज्यादा ही टिपिकल होती है और एक बार पढ़ने से समझ नहीं आती है। और इसीलिए उसी सेशन को दोस्तों, उसी टॉपिक को मैं यहाँ पर एकदम व्यवहारिक करने का प्रयास करता हूँ। व्यवहारिक रूप से व्यवहारिक अध्ययन के तहत मैं आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, जिसमें आपका समर्थन भी कंटिन्यूसली बना हुआ है। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन बिना वक्त गवाए। उसके पहले मैं आपको थोड़ी सी एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर जितने भी सेशन होते हैं, जितनी भी क्लास मेरे माध्यम से लाई जाती है यहाँ पर, उन माध्यमों में हम 4 पॉइंट स्ट्रेटजी की बात करते हैं। ठीक है, आज वो स्लाइड यहाँ से गायब हो चुकी है, एक्चुअली वो स्लाइड डालना भूल गया हूँ मैं। तो 4 पॉइंट स्ट्रेटजी की बात करते हैं, जिसमें हम 4 पॉइंट को हमेशा फॉलो करते हैं इतिहास का अध्ययन करते वक्त। ठीक है, और उसके लास्ट 4 नंबर का जो पॉइंट है उसमें है शॉर्ट नोट, कि पढ़ते वक्त हमें शॉर्ट नोट बनाना ही है। ठीक है, तो दोस्तों उसके लिए आपके शॉर्ट नोट्स कैसे बनेगी, उसके लिए मैं आपके लिए जो पीपीटी में बनाकर लाता हूँ दोस्तों, ये आपके शॉर्ट नोट के लिए सफिशिएंट है। अगर आपका टॉपिक आपको क्लियरली समझ आता है तो जिस प्रकार से मैं आपको यहाँ पीपीटी के माध्यम से जो नोट्स, क्लास नोट्स के माध्यम से जो आपको पढ़ाता हूँ, वो आपके नोट्स के लिए सफिशिएंट है। और बाकी उसके द्वारा आप अपने नोट्स में उसे राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं अपने अनुसार कुछ चेंजेस करने के साथ ही। ठीक है, तो दोस्तों आप अगर ये पीपीटी चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो आपको लिंक में नीचे मिल जाएगा, उसकी लिंक मिल जाएगी नीचे। ठीक है, और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन में भी मैंने वो लिंक डाल दी है, डिस्क्रिप्शन में से भी जाकर के उस लिंक को देख सकते हैं दोस्तों आप, टेलीग्राम लिंक को। और साथ में ही दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की कंफ्यूजन है सेशन में, तो हम एक व्हाट्सएप और कॉल 2 फैसिलिटी और आपको प्रोवाइड करते हैं आपका डाउट को क्लियर करने के लिए। किसी भी प्रकार का डाउट हो दोस्तों, पढ़ाई से संबंधित, बीए से संबंधित, अगर आप बीए के स्टूडेंट हैं तो बीए से संबंधित, और साथ साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी संबंधित अगर आपके पास कोई डाउट है और आपको डाउट कहीं क्लियर नहीं हो पा रहा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन में मेरे खुद के मैं स्वयं बात करता हूँ उस पर, है ना, उसका आपके व्हाट्सएप नंबर और कॉलिंग, उसी नंबर पर आप कॉल भी करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। इसके अंतर्गत दोस्तों इस सेशन में हम लगभग 6 पॉइंटों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन 6 पॉइंटों को समझते हुए दोस्तों हम हमारे भारत की पूरी भौगोलिक स्थिति को या भौगोलिक विशेषताओं को समझने का प्रयास करेंगे कि भारत में जैसे कि उत्तर की ओर क्या विशेषता है, दक्षिण में क्या विशेषता है। तो हम दोस्तों जो विशेषता है बॉर्डर लाइन की, भारत की बॉर्डर लाइन पे जो विशेषता है, उस बॉर्डर लाइन को हम समझने का प्रयास करेंगे, जो हमारे इतिहास के अध्ययन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होने वाला है।
ठीक है दोस्तों, चलिए पहले पॉइंट में हम बात करेंगे दोस्तों भारत की उत्तर और पूर्व की ओर आक्रमणकारियों से रक्षा, कि भारत की उत्तर और पूर्व की सीमा किस प्रकार से आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करती है। दूसरे पॉइंट में हम बात करेंगे विशिष्ट भौगोलिक स्थिति से विविधता में अंतर, कि भारत की भौगोलिक स्थिति, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत एक काफी बड़ा भूभाग है, ठीक है, और इस बड़े भूभाग में दोस्तों अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की जो है प्रजातियां पाई जाती हैं, अलग अलग प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार की नस्लें, भाषा, कई प्रकार की दोस्तों हमें विभिन्नताएं देखने को मिलती है, ठीक है। तो उन विभिन्नता क्यों है, क्योंकि भौगोलिक कहीं ना कहीं भौगोलिक रूप से भी हमारा भारत परिवर्तित है। किस प्रकार से है उसको समझिए आप। जब हम दोस्तों भारत के उत्तर में जाते हैं, एक मिनट मैप के माध्यम से इसको 2 मिनट लगेंगे, इसको क्लियर करने की कोशिश करता हूं मैं। इस मैप को देखिए दोस्तों याद से, ये मैप आप सभी ने लगभग देखा है ना, भारत का मैप है ये भौगोलिक मैप है भारत का। अगर हम इसके उत्तर और पूर्व की दोस्तों बात करें तो उत्तर और पूर्व की विशेषता क्या हो जाती है। उत्तर पूर्व दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगा ऊपर आपका, ठीक है, और ये पूर्व है, तो उत्तर पूर्व हम इस सीमा को बोलेंगे, ठीक है। तो उत्तर पूर्व की विशेषता के कारण से इधर से आक्रमणकारियों से रक्षा करती है, ठीक है, ये सीमा हमारी। क्यों, क्योंकि उत्तर पूर्व में दोस्तों बहुत ऊंचा हिमालय पर्वत है, और हिमालय पर्वत के कारण ही कोई भी आक्रमणकारी उधर से जो है आक्रमण करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं। इसी के साथ में भौगोलिक विभिन्नता है, तो विभिन्नता दोस्तों अब देखिए जरा इसी मैप में, अगर हम उत्तर की बात करें दोस्तों, तो ये पूरा ठंडा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, हिमालय है, तो हिमालय होने के कारण से क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा ठंडा होता है या बर्फ गिरती है, ठीक है। और वहीं अगर हम दोस्तों दक्षिण की बात करें तो ये देखिए समुद्री क्षेत्र है, पूरा समुद्री क्षेत्र है यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर ये राजस्थान गुजरात की तरफ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। तो इस प्रकार से दोस्तों अलग अलग राज्यों की सीमाओं में अलग अलग प्रकार का मौसम पाया जाता है, अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है, और इन विशेषताओं के कारण ही दोस्तों वहां की रहने वाली जो प्रजाति होती है उसमें भी काफी रूप से जो है विभिन्नताएं पाई जाती है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट हमारा यही दर्शाने का प्रयास कर रहा है, ठीक है। तो विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण विविधता में एकता, विविधता बहुत सारी है, लेकिन फिर भी हमारे भारत ने जो है कहीं ना कहीं उन सभी विविधताओं को दोस्तों एकता के सूत्र में बांधा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे कि विशालता के कारण राजनीतिक एकता का अभाव भारत में रहता है। विशालता के कारण भारत काफी बड़ा विशाल देश है, जैसे अभी बात की हमने कि अलग अलग प्रकार की नस्लें, भाषा, प्रजातियां पाई जाती है भारत में, और इन विभिन्नताओं के कारण दोस्तों यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार की जो है राजनीतिक विशेषताएं भी देखने को मिलती है। इसी कारण से अलग अलग राजनीतिक विशेषताएं होने की वजह से ही, अलग अलग राजनीतिक विशेषताएं होने के कारण ही दोस्तों यहाँ पर राजनीतिक एकता का अभाव पाया जाता है। और ये किस प्रकार से पाया जाता है जब हम इस स्लाइड पर पहुंचेंगे तो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट 4 नंबर पॉइंट में देखते हैं कि विशाल समुद्रों का प्रभाव। दोस्तों की बड़े बड़े जो समुद्र है हमारे भारत में, जो हमारा भारत 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है, तो उसका प्रभाव भारत पर क्या पड़ता है, आक्रमणकारियों पर क्या पड़ा था, ठीक है। इतिहास में बात करें, इसलिए इतिहास में जब भी हम इसकी बात करेंगे दोस्तों तो आक्रमणकारियों को जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि इतिहास के तहत ही दोस्तों भौगोलिक विशेषता इसीलिए बनती है कि किस प्रकार से भारत के इतिहास में भारत की भौगोलिक स्थितियों ने किस प्रकार से भारत की रक्षा की थी, ठीक है। नेक्स्ट है मरुस्थल का प्रभाव। दोस्तों शायद मरुस्थल आप भली भांति प्रकार से समझते हैं, जो मेरे दोस्त राजस्थान या गुजरात से हैं वो तो मरुस्थल को बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, क्योंकि मरुस्थलीय सीमा वहां पर अधिक पाई जाती है ना। जिस प्रकार से गुजरात में थार का मरुस्थल है, ठीक है, तो इस प्रकार से भारत में कई जगह मरुस्थल पाए जाते हैं दोस्तों। तो मरुस्थलों की विशेषताएं क्या है ना, उसके बारे में भी आज हम यहाँ समझेंगे, और वो विशेषताएं इतिहास में किस प्रकार से अपनी भूमिका अदा करती है इसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे। और लास्ट है दोस्तों हमारा उपजाऊ मैदानों का प्रभाव, कि भारत में जो मैदान उपजाऊ है, मैदान अर्थात होते दोस्तों जब नदी बहती है तो नदी के साइड में जो लंबे चौड़े मैदान बिछे होते हैं, है ना, नदी के साइड में जो आपको जगह दिखती है बहुत लंबी चौड़ी, जहाँ कोई निवास नहीं करता है, खाली जगह होती है, उसी को हम मैदान बोलते हैं। तो उन मैदानों का चूंकि वो नदी के साइड में होती है दोस्तों, तो वहां पर पानी की उनको कमी नहीं होती है, इसलिए उस मिट्टी को हम उपजाऊ मिट्टी कहते हैं, और उस उपजाऊ मिट्टी के कारण ही दोस्तों उसे हम उपजाऊ मैदान कहते हैं, जहाँ पर कृषि के लिए विशिष्ट विशेषताएं वहां पर मौजूद होती है, ठीक है।
तो जो वो उपजाऊ मैदान है वो हमारे इतिहास के अंतर्गत किस प्रकार से महत्व रखते थे, तो इस पर भी दोस्तों आज हम एक समग्र चर्चा करने वाले हैं। 6 पॉइंटों पर दोस्तों हमारे ये आज का सेशन समर्पित है। इन 6 पॉइंटों पे आज हम कंप्लीटली बात करेंगे और इन 6 पॉइंटों के माध्यम से ही हम कंप्लीटली हमारे भारत के भौगोलिक स्थिति के बारे में समझ लेंगे, जो इतिहास के लिए आवश्यक है और महत्वपूर्ण है और आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए दोस्तों ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इसमें कभी भी आप स्टडी करते वक्त ना सिलेबस को कोडिंग मत कीजिए कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है, अपने आप से मत लगाइए इसको। अगर गवर्नमेंट ने आपके सिलेबस में कोई टॉपिक डाला है दोस्तों, तो उसका एक रीजन है, और टॉपिक की जो सीरीज डाली है उसका भी एक रीजन होता है। आप टॉपिक को कंप्लीट करते जाइए। ये जिस प्रकार की भौगोलिक स्थितियां हैं, इतिहास के स्रोत हैं, इतिहास का अर्थ है, परिभाषा है, अवधारणाएं हैं, क्षेत्र है, महत्व है, अन्य प्रकार के जो टॉपिक आपके स्टार्टिंग में डाले जाते हैं दोस्तों सिलेबस में, उसका एक विशेष कारण होता है कि वहां से आपको उस सब्जेक्ट से भली भांति रूप से परिचित करा दिया जाता है। ठीक है, जिस प्रकार से हम आज ये इतिहास पढ़ रहे हैं दोस्तों, फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो इतिहास पढ़ रहे हैं हम ये इतिहास हमारे सेकेंड ईयर में आने वाले इतिहास के लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, उसके बाद में जब हम थर्ड ईयर में इतिहास पढ़ेंगे, तो थर्ड ईयर के इतिहास में भी यही इतिहास, हमारा आज का इतिहास जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि हम प्राचीन इतिहास का बेसिक इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं। सेकेंड ईयर में हमें मध्यकालीन इतिहास का बेसिक पढ़ने को मिलेगा, थर्ड ईयर में दोस्तों फिर आधुनिक इतिहास का बेसिक पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग अलग इतिहास का महत्व अलग अलग होता है। इसीलिए सेशन में दोस्तों बने रहिए एंड तक, और इसको प्लीज टाइम पास करने के हिसाब से सेशन को बिल्कुल ना देखें। आप टाइम दे ही रहे हैं दोस्तों, 30 मिनट 35 मिनट का सेशन होता है हमारा। इसको अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करके देख लीजिए ताकि ये आपके काम आ सके। ओके, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन हमारा आज का, जिसमें पहले पॉइंट पर हम बात करेंगे। पहला पॉइंट था हमारा कि उत्तर पूर्व से आक्रमणकारियों से किस प्रकार से रक्षा करती है हमारी उत्तर पूर्व की जो सीमा है दोस्तों भारत की, वो किस प्रकार से आक्रमणकारियों से भारत की रक्षा करती है, वो हमारा मेन टॉपिक है। तो पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, पढ़ने के बाद में आपको एक व्यवहारिक अध्ययन के रूप में समझाऊंगा। चलिए, हिमालय पर्वतमाला ने उत्तर और पूर्व दिशा में दोस्तों, उत्तर में आपको बता चुका हूं कि ये उत्तर दिशा है, ठीक है, और ये पूर्व दिशा है। तो उत्तर और पूर्व दिशा दोस्तों, ये उत्तर पूर्व दिशा हो गई दोनों के बीच की। ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व दिशा में आक्रमणकारियों के लिए एक दीवार का काम किया है। किसने दोस्तों? हिमालय। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा जो हिमालय पर्वत है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होता है, सॉरी माफ कीजिएगा, ये हिमालय हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, क्योंकि इस प्रकार से यहाँ तक आता है। ठीक है, ये इसी प्रकार से घूमकर आता है दोस्तों, ये हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और जो यहाँ पर ये अंडमान निकोबार, आपने नाम सुना होगा, अंडमान निकोबार जो हमारे द्वीप समूह है, वो अंडमान निकोबार भी दोस्तों ये हिमालय पर्वत ही है। हिमालय पर्वत की चोटी जो ऊपर निकल गई पानी से, वो अंडमान निकोबार बन गया। ठीक है, तो ये हिमालय पर्वत यहाँ से लेकर के यहाँ तक आया दोस्तों, और चूंकि इस सीमा में, यहाँ तक की सीमा में हिमालय पर्वत की ऊंचाई काफी अधिक है, इस कारण से इसने अन्य देशों के आक्रमणकारियों के लिए एक दीवार का काम किया, इसलिए ये यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, और इसके कारण दोस्तों किसी भी आक्रमणकारी का यहाँ पर आक्रमण करने का साहस नहीं जुटा पाए वो। ठीक है, इसके अलावा उत्तर पश्चिम की दोस्तों जब बात करेंगे हम, तो ये उत्तर दिशा, ठीक है, और ये पश्चिम दिशा। तो दोस्तों अब यहाँ पर आ गए हम, जो कि गुजरात और राजस्थान की सीमा बॉर्डर है, गुजरात राजस्थान पंजाब की बॉर्डर है दोस्तों, तो ये उत्तर पश्चिम सीमा है। तो उत्तर पश्चिम में सुलेमान हिंदू कुश पर्वतों ने आक्रमणकारियों के लिए एक राज्य पथ की तरह रास्ता दिया। अब चूंकि देखिए समझिए बात को, कि ये हमारा हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत, इस हिमालय पर्वत के अलावा, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूं। ओके, ये हिमालय कलर, ओके दोस्तों, ये हिमालय पर्वत, इसकी हम बात कर रहे थे हिमालय पर्वत के तहत। यार इतना लाइट क्यों है? चले, ये हिमालय पर्वत दोस्तों, तो हिमालय पर्वत ये है हमारा उत्तर और पूर्व दिशा में। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर
उत्तर और पश्चिम दिशा की दोस्तों। तो उत्तर और पश्चिम दिशा की जब हम बात करेंगे तो उत्तर और पश्चिम दिशा में दो पहाड़ियां पाई जाती है, एक का नाम है सुलेमान और दूसरी है हिंदू कुश। सुलेमान और हिंदू कुश पहाड़ियां दोस्तों इस क्रम में है, इस प्रकार के क्रम में है, खड़े क्रम में है, जिसने आक्रमणकारियों को अरब से या तुर्क से आने का रास्ता दिया। ठीक है, तो अब कहानी क्या समझ लायक है कि उत्तर और पूर्व दिशा के ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं ने आक्रमणकारियों के लिए एक दीवार का काम किया, उन्हें भारत में प्रवेश नहीं करने दिया। तो वहीं उत्तर और पश्चिम दिशा की सुलेमान और हिंदू कुश पहाड़ियों ने दोस्तों उन आक्रमणकारियों को भारत में आने का, भारत में घुसने का रास्ता दिया। ठीक है, तो ये प्रकार के और इस के कारण ही दोस्तों ये जैसे कुषाण, हुड़, तुर्क, अरब, पठान, मुगल, ये सब आक्रमणकारी भारत में आकर भारत पर आक्रमण कर पाए। सुलेमान और हिंदू कुश, ये दो पर्वतों का नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ में दोस्तों ये कुषाण, हुड़, तुर्क, अरब, पठान, मुगल, इनको आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि इन सभी पर आगे एक एक सेशन आने वाले दोस्तों, और जब आपको इनको डिटेल में पढ़ोगे तो इनके नाम आपको याद रहेंगे, सॉरी माफ कीजिएगा, इनके नाम आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, बिल्कुल रटा से जाएंगे। जब हम बात करेंगे कि हुड़ों ने कब आक्रमण किया था, हुड़ का शासक कौन था जिसने पहली बार आक्रमण किया था, कौन कौन से क्षेत्रों पर विजय पाई थी, किस किसके साथ उसने युद्ध लड़ा था। जब हम कुषाणों की बात करेंगे दोस्तों, जब हम अरबों की बात करेंगे, अरबों के अंतर्गत जब हम मुगलों की बात करेंगे, जब हम तुर्कों की बात करेंगे, तो एक एक जो है एक एक आक्रमणकारियों पर दोस्तों हम एक एक सेशन लेकर आएंगे आगे चलकर, क्योंकि आपके सिलेबस में पार्ट के माध्यम से दिया गया है, तो उस पर हमें मुझे पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। तो दोस्तों थोड़ा सा जब हम डिटेल में बात करेंगे ना, तो आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है, जो ये नाम है, ये अपने आप याद होते चले जाएंगे, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। आप तो बस इसकी कहानी को समझते चलिए, ठीक है, सिर्फ आपको कहानी समझना है। बाकी पढ़ना क्या है दोस्तों, ये तो आपके पास नोट्स है, वो भली भांति रूप से आपको बता देते हैं क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, ठीक है ना। आप बस उसकी कहानी समझते चलिए। एक बार अगर आप इस सेशन को बहुत अच्छे से देख लेते हैं, इसकी पूरी कहानी व्यवहारिक रूप से समझ लेते हैं, तो आपको आपके पास चाहे कोई सी भी नोट्स हो, चाहे कोई सीरीज हो, चाहे कोई बुक हो दोस्तों, उसको पढ़ने में आपको जरा सी भी डिफिकल्टीज नहीं आती है, आपको तुरंत समझ आने लगता है जब आपको उसकी स्टोरी पता होती है, उसका बेसिक पता होता है। क्लियर? चलिए, तो दोस्तों ये हुआ हमारा उत्तर से पूर्व के आक्रमणकारियों से रक्षा। हमारी उत्तर पूर्व की सीमा ने आक्रमणकारियों से किस प्रकार से रक्षा की, और उत्तर पश्चिम की सीमा ने किस प्रकार से आक्रमणकारियों को भारत में आने का रास्ता दिया। ठीक है, ओके। तो ये भौगोलिक स्थिति को दोस्तों हम इतिहास के परिप्रेक्ष्य में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम आक्रमणकारियों का शब्द प्रथम रूप से यूज यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा था कि विशिष्ट भौगोलिक स्थिति से विविधता में एकता। देश में भौगोलिक विविधता और नस्ल, भाषा तथा रहन सहन में पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती है, आप सभी जानते हैं। फिर भी प्राचीन काल से देश की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण दोस्तों निवासियों में एकता की भावना पाई जाती है। हमारे देश में विश्व का एकमात्र ऐसा देश है दोस्तों जिसमें सर्वाधिक विभिन्नताएं पाई जाती है, लेकिन इतनी सारी विभिन्नताएं पाए जाने के बाद भी आज हमारा पूरा भारत एक सूत्र में बंधा हुआ है दोस्तों। तो ये एक सूत्र में बंधा होने का कारण क्या है दोस्तों, हमारे भारत की भौगोलिक विशिष्टता ही इसका एक प्रमुख कारण है, ठीक है, जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बांध रखा है ना। एक सूत्र बांधने का क्या कारण हो सकता है, भौगोलिक कारण दोस्तों, वही बात की उत्तर में जब हम देखे थे भारत के उत्तर में, तो उत्तर में हिमालय पर्वत, ठीक है, भारत का 3 ओर से समुद्रों से घिरा हुआ होना, ठीक है, और पश्चिम की ओर जाते हैं दोस्तों तो बड़े बड़े हमें मरुस्थल देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार की हमारी जो बॉर्डर लाइन है दोस्तों भारत की, उस पूरी बॉर्डर लाइन में जो है एक विशेष विशेषता पाई जाती है। इसी कारण से दोस्तों हमारे भारत में विभिन्न विभिन्नताएं होते हुए भी एकता की भावना मौजूद है, ठीक है। नेक्स्ट है विशालता से राजनीतिक एकता का अभाव। तो पहले इसको पढ़िए, उसके बाद हम समझने का प्रयास करेंगे। मैं आपको व्यवहारिक रूप से समझाता हूं कि क्या इसका मतलब हुआ कि विशालता से राजनीतिक एकता का अभाव कैसे हो सकता है, तो ये हम समझने का प्रयास करेंगे। भारत की भौगोलिक विशालता के कारण प्राचीन और मध्यकाल में आवागमन के साधनों का उचित विकास नहीं हो पाया, जिसके कारण संपूर्ण देश को एक राजनीतिक सूत्र में बांधे रखना संभव नहीं हो पाया। पढ़ लिया आपने स्लाइड, ठीक है। अब इसको समझ जरा दोस्तों,
प्राचीन समय में आप सभी को अच्छी तरह पता है दोस्तों कि अभी अभी लगभग कुछ सालों पहले से ही दोस्तों, लगभग हम कह सकते हैं कि 1980 के बाद से हमारा एक्चुअल डेवलपमेंट प्रारंभ हुआ। भारत का जो वास्तविक विकास है दोस्तों वो 1980 के बाद प्रारंभ हुआ, या कह सकते हैं कि 1975 के बाद से, लेकिन हम 1980 मानते हैं क्योंकि जो हमारा औद्योगिकरण हुआ भारत में, या फिर कहें कि भारत में जो निजीकरण होना शुरू हुआ दोस्तों, तो इन सब कुछ 4-5 ऐसे कारण थे जिन्होंने भारत के विकास में सहायता की। ठीक है, तो 1980 के बाद से हमारे भारत का वास्तविक विकास होना प्रारंभ हुआ। उससे पहले की परिस्थितियां भारत की कुछ अलग थी दोस्तों। जितनी फैसिलिटी आज हमको प्राप्त है, जितनी सुविधाएं आज हमको मिल रही है दोस्तों, जिस प्रकार से आप ऑनलाइन बैठकर पढ़ाई कर पा रहे हैं, ठीक है, आप मोबाइल के माध्यम से पढ़ाई कर पा रहे हैं, या कहें कि मैं एक अकेले क्लास के अंदर जो है आपको क्लास दे पा रहा हूँ, है ना। तो दोस्तों जहाँ पहले हम 10-20 या 100 स्टूडेंटों को पढ़ा पाते थे, आज वहीं हजारों लाखों स्टूडेंटों को पढ़ा पा रहे हैं एक ही क्लास के माध्यम से। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये सब कुछ टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। कुछ जो है हमारी जीडीपी भी बढ़ने लगी, कुछ उद्योग नए नए उद्योग बन पे दोस्तों, नए नए उद्योगों के आने के कारण दोस्तों कई सारी जो है प्रौद्योगिकी थी, जो टेक्नोलॉजी थी, उसका भी विकास होने लगा। और जब टेक्नोलॉजी का विकास होने लगा दोस्तों, तो वहीं कहीं ना कहीं उससे कृषि भी प्रभावित हुई। तो जहाँ कृषि का उत्पादन दोस्तों पहले बहुत कम हुआ करता था, आज वो वास्तविक रूप से काफी ज्यादा होने लगा। तो इस प्रकार से कृषि का क्षेत्र में भी विकास होने लगा। तो कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में भारत में विकास देखने को मिला। ठीक है, लेकिन ये विकास प्राचीन काल में शून्य था, वह उस समय कोई विकास नहीं था भारत में। तो उस समय जब विकास नहीं था दोस्तों, तो अब अगर हम मान लेते हैं कि प्राचीन समय में अगर एक राज्य कोई एक सेंटर मान लेते हैं, हम सेंटर, चलो हम दिल्ली को सेंटर मानते हैं, आज भी वो सेंटर है, ठीक है। वैसे दिल्ली से उस समय सेंटर नहीं हुआ करता था, लेकिन हम मान लेते हैं कि दिल्ली एक उस समय सेंटर मान लेते हैं, प्राचीन समय में तो सेंटर था। अब काफी सारी राजनीतिक विशेषताएं दिल्ली में पाई जाती है, ठीक है। वहां से कुछ नेताओं ने, या कहें कि जो भी, मान लीजिए उस समय ही हमारी सरकार बन चुकी, जैसे 1947 में सरकार बन चुकी थी, वो दिल्ली से सरकार की स्थापना होती है। तो दिल्ली से दोस्तों सरकार ने स्थापना कर ली अपने आप की, और पूरे देश का विकास करने का सोचा, पूरे देश को राजनीतिक सूत्र में बांधने का प्रयास किया, ठीक है। तो अब उस समय उनके सामने क्या प्रॉब्लम आने वाली थी भाई, ये तो जो है रिटर्न में तो हो चुका था, उनके पास में संविधान बन चुका था, पूरे रिटर्न में हो चुका था कि हाँ पूरे भारत में अब एक जैसे कानून चलेंगे, एक जैसी राजनीतिक विशेषताएं होगी, सारी सुविधाएं एक जैसी होगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों भारत का आकार इतना बड़ा था कि भारत के हर एक कोने तक पहुंचना संभव नहीं था। प्राचीन समय के अनुसार सभी भाग देश के, भारत के सभी भागों में पहुंचना इतना आसान नहीं था, संभव उस समय के लिए परिप्रेक्ष्य से देखें तो संभव ही नहीं था। तो इसी कारण से हम कह सकते हैं कि जब किसी क्षेत्र में पहुंचा नहीं जा सकता दोस्तों, तो वो क्षेत्र जो है हमारी इन राजनीतिक विशेषताओं से अछूता रह जाता है। तो जब वो क्षेत्र अछूता रह जाता है तो वहां पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। तो इसी कारण से दोस्तों यहाँ कहा गया है कि भारत का विशाल आकार होने के कारण, भौगोलिक स्थितियां अलग अलग होने के कारण, भारत के किसी क्षेत्र में पहाड़ी क्षेत्र है, तो कहीं मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, तो कहीं समुद्र के किनारे क्षेत्र है दोस्तों। तो ऐसी जगह दोस्तों, यहाँ भारत के ऐसे ऐसे कोने कोने में ऐसी जगह है जहाँ पर पहुंचना आसान नहीं था। और आज भी लगभग देखा जाए दोस्तों, तो आज भी भारत में काफी सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर इतनी फैसिलिटी नहीं पहुंच पाई है जितने की हमारे मध्य भारत के अंदर सुविधाएं हैं, ठीक है। इतनी सुविधाएं भारत के सभी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती आज भी, है ना। तो ये जो डिफिकल्टीज थी, जो समस्याएं थी उस जगह पर पहुंचने की, तो ये दोस्तों किसके माध्यम से सॉल्व हो सकती थी? यातायात के माध्यम से, ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन उस समय बिल्कुल शून्य था दोस्तों, कुछ विशेष नहीं था। अंग्रेजों ने जितना भी विकास किया था भारत में, वो उनकी सुविधाओं के अनुसार किया था, ना कि भारत की सुविधाओं के लिए, ठीक है, ना कि भारत के विकास के लिए, बल्कि उन्होंने अपनी सुविधाओं के हिसाब से विकास किया था। तो वो विकास हमारे किसी काम नहीं आया प्राचीन समय में। तो दोस्तों ये आवागमन का, या कहें कि यातायात की जो सुविधाएं थी, ये उस समय नहीं होने के कारण ही दोस्तों पूरा भारत में राजनीतिक रूप से जो है समग्र नहीं था, पूरी राजनीतिक रूप से बंधा हुआ नहीं था। ओके, तो ये पॉइंट भी क्लियर हो दोस्तों आपका। नेक्स्ट है समुद्रों का प्रभाव। अब जरा यहाँ बात देखिए, मैंने यहाँ भारत का दोस्तों दक्षिण का पार्ट लेने का प्रयास किया है, ठीक है। ऊपर का पार्ट काट दिया है ताकि हम अच्छे से समझ सके इसको। अब इसको जरा गौर से देखिए, भारत की हमने 4 दिशाएं देखी थी दोस्तों। 4 दिशाओं में 4 जो दिशाएं होती हमारे, आप सभी जानते हैं
कि इसको ऊपर वाले को हम बोलते हैं दोस्तों उत्तर, नीचे को बोलते हैं हम दक्षिण, ठीक है। ये होती है पूर्व दिशा और ये होती है पश्चिम दिशा, है ना। सभी मैप को हम इसी थ्रू पढ़ते हैं, इसी के द्वारा पढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से उत्तर और पश्चिम की जब बात करें, सॉरी जो उत्तर की बात करेंगे दोस्तों, तो ये ऊपर उत्तर आ जाता है भारत का, नीचे दक्षिण है। तो अब जरा देखिए, ये पूर्व है और ये पश्चिम है ना। तो दोस्तों यहाँ पर अब जरा इस पर ध्यान दीजिए आप कि भारत जो है कितनी ओर से समुद्री सीमा से घिरा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर भी 2-3 समुद्र पाए जाते हैं। कौन कौन से दोस्तों? ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपको बिल्कुल दक्षिण वाला, ये दक्षिण वाले क्षेत्र में हिंद महासागर पाया जाता है ना। श्रीलंका और भारत के बीच में दोस्तों, ये आपको छोटा सा दिख रहा है ना, ये श्रीलंका है, ठीक है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में दोस्तों जो सागर पाया जाता है, जो समुद्र पाया जाता है, ये है कौन सा? हिंद महासागर ना। इसके बाद में जब हम इसके पश्चिम की बात करते हैं दोस्तों, ये पश्चिम है, जब इस पश्चिम की बात करते हैं तो यहाँ पर पाया जाता है अरब सागर, ठीक है। और इसके पूर्व में पाया जाता है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। तो ये 3 समुद्र है दोस्तों, और तीनों दिशाएं भारत की पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये जो दोस्तों तीनों दिशाएं हैं भारत की, ये तीनों दिशाएं पूर्व, दक्षिण और पश्चिम, ये तीनों दिशाएं भारत की समुद्र से घिरी हुई है, ठीक है। तो भारत की, अब जरा आप इसको याद रखिए कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। अब इसको पढ़िए, अब आपको ये पूरा समझ आएगा। भारत के दक्षिण भाग के 3 हिस्सों में समुद्र है, बिल्कुल है, जिसने हजारों वर्षों तक दक्षिण में देश की रक्षा की और तटवर्ती प्रदेशों, प्राचीन सभ्यता और संस्कृति को सुरक्षित रखा। बिल्कुल सही बात है कि भारत ने दोस्तों प्राचीन समय में इतना हमारा जो है इतना पूरे विश्व की बात नहीं करता हूँ, पूरे विश्व की बात करते हैं दोस्तों। तो पूरे विश्व में प्राचीन समय में इतना डेवलपमेंट नहीं हो पाया था जिससे कि दोस्तों यहाँ पर जलयानों का विकास हो सके, है ना। तो इसी कारण से भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा होने के कारण ही दोस्तों काफी लंबे समय तक भारत की सुरक्षा ये समुद्र करता रहा, है ना। और एक समय वह भी आया जब दक्षिण भारत के लोगों ने दोस्तों संपूर्ण, ये कहें कि समस्त दक्षिण पूर्वी एशिया कौन सा हो जाएगा दोस्तों? जब हम एशिया की बात करेंगे तो ये इधर के जितने भी क्षेत्र, जितने भी देश आएंगे दोस्तों, ये सब दक्षिण पूर्व के देश कहलाते हैं, है ना। जैसे कि आप मान लीजिए कि इसमें आप एक म्यांमार को ले सकते हैं, बर्मा को ले सकते हैं, है ना। उसके अलावा दोस्तों बांग्लादेश को ले सकते हैं आप, इसके फिलिस्तीन को ले सकते हैं, इसके बाद न्यूजीलैंड को ले सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ले सकते हैं, है ना। आपके श्रीलंका भी इसी में दोस्तों आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे देश है दोस्तों जो दक्षिण पूर्व में पाए जाते हैं। तो उन दक्षिण पूर्वों में उस समय हमारे दक्षिण में रहने वाले लोगों ने, हमारे दक्षिण में रहने वाली संस्कृति ने दोस्तों, समाज ने जो है इन दक्षिण पूर्वी देशों में भी अपने धर्म का, अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार किया था। अब कब किया था दोस्तों? तो आप थोड़ा सा याद रखिए कि जब बौद्ध धर्म लगभग 400 से 500 ईस्वी के मध्य में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास होता है दोस्तों, जब जो है उनका विस्तार होना प्रारंभ होता है, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की विशेष करके दोस्तों दक्षिण पूर्व एशिया में उनका जो है प्रचार किया गया था, ठीक है। और बौद्ध धर्म का जहाँ विकास हुआ है दोस्तों, जहाँ शुरुआत हमारे भारत से होती है बौद्ध धर्म की, वो पूरे विश्व में फैला है। तो हमारे उन प्राचीन समाज की ही विशेषता है कि उन्हीं लोगों ने जो है दोस्तों बौद्ध धर्म आगे चल करके 2 शाखाओं में बढ़ गया था, हीनयान और महायान में, ठीक है दोस्तों। तो ये इन 2 शाखाओं में बंटने के कारण ही इन दोनों शाखाओं में, एक शाखा ने उत्तर की ओर इसका प्रचार किया, जैसे कि चीन, रूस, है ना, और खाड़ी देशों में। उसी प्रकार से एक शाखा थी, तो एक शाखा ने दोस्तों जो है दक्षिण की ओर इसका प्रचार किया था, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर ये सेकेंड बात बोली गई है कि एक समय ऐसा भी आया भारत में जब दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में भी अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार किया था, ठीक है। तो ये हो जाता दोस्तों समुद्रों का प्रभाव। तो समुद्रों के प्रभाव के तहत आपको कितनी बातें याद रखनी है? सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। और 2 बातों के अंतर्गत ये रखना है कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरे हुए होने के कारण जो है इसने काफी लंबे समय तक, प्राचीन काल में काफी लंबे समय तक आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की थी। दूसरी बात कि एक ऐसा भी समय आया जब दक्षिण भारत में रहने वाले लोगों ने दक्षिण पूर्वी एशिया में अपने धर्म और संस्कृति का प्रचार किया, ठीक है। नेक्स्ट है मरुस्थल का प्रभाव। दोस्तों मरुस्थल क्या होते हैं, जरा एक बार स्लाइड को समझिए आप, उसके बाद में आपको सब समझ आने लगेगा। भारत के दक्षिण पश्चिम, दोस्तों याद रखिए, भारत के पश्चिम क्षेत्र में है ना, दक्षिण पश्चिम में
भारत के पश्चिम क्षेत्र में, पश्चिम कौन सा है दोस्तों, ये वाला पश्चिम दिशा है हमारी, है ना। तो भारत के पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित थार मरुस्थल ने यहाँ के निवासियों के स्वभाव और चरित्र को पूर्णतः प्रभावित किया। वे लोग बहुत ही अत्यंत ही शोर और पराक्रमी प्रकृति के रहे हैं तथा उनमें आत्मसम्मान की भावना अत्यधिक प्रबल रही है, जिस कारण विदेशी आक्रमणकारी इस क्षेत्र पर आक्रमण करने के बाद भी सफल नहीं हो पाए। अब चला दोस्तों एक बार इसका जो हम मरुस्थल को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों, इसको जस्ट देखिए। ये जो क्षेत्र आपको दिख रहा है बीच में जो रेड है ना, रेड कलर का जो दिख रहा है आपको, ये पूरे क्षेत्र में दोस्तों मरुस्थल पाए जाते हैं हमारे भारत के। तो पश्चिम दिशा के ये जो रेड कलर का क्षेत्र दिख रहा है, इस रेड कलर के क्षेत्र में जो है मरुस्थल पाया जाता है दोस्तों। मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों को जो है प्राचीन समय से ही उनके एक स्वभाव में परिवर्तन देखा गया है, और इस प्रकार का परिवर्तन जिस प्रकार की राजस्थान और जब हम गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो पूरे इतिहास में जब भी आप राजस्थान के राजा महाराजाओं की बात करेंगे दोस्तों, या गुजरात के राजा महाराजाओं की बात करेंगे दोस्तों, तो उन्होंने आखिरी टाइम तक कभी भी अपने आप में हार नहीं मानी थी, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि इस मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों में एक अलग ही आत्मसम्मान की भावना पाई गई थी, एक अलग ही शौर्य और पराक्रम की भावना पाई गई थी, ठीक है। और उनके पराक्रम के कारण ही जो विदेशी आक्रमणकारी थे दोस्तों, उन्होंने कई बार आक्रमण किया है हमारे पश्चिमी क्षेत्र पर, जैसा राजस्थान गुजरात वाले क्षेत्र पर कई बार आक्रमण किया, लेकिन फिर भी पूर्णतः वो सफल नहीं हो पाए। आक्रमण तो किया लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। कारण क्या था, यही मरुस्थलीय क्षेत्र में निवास करने वाले जो लोग थे, इनमें अत्यधिक शौर्य और पराक्रम के साथ में दोस्तों आत्मसम्मान की भावना ने जो है कभी भी आक्रमणकारियों को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दिया है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा ये उपजाऊ मैदानों का प्रभाव। अब जरा इस मैप को देखिए, इसमें फिर से दोस्तों हम बात करेंगे उत्तर और पूर्व दिशा की। उत्तर और पूर्व दिशा में जहां हमने ये हिमालय देखा था, ठीक है, हिमालय पर्वत, ये हिमालय पर्वत उत्तर और पूर्व दिशा में इस प्रकार से हिमालय पर्वत आता है, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों हमने यहीं पर हमें पता है कि हमारे देश में गंगा और यमुना दो बड़ी नदियां हैं, एक ब्रह्मपुत्र नदी भी है ना। तो कुछ नदियां दोस्तों देखिए, एक गंगा नदी है दोस्तों। तो गंगा नदी का उद्गम, एक सेकेंड, थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है यार। ओके, गंगा नदी का उद्गम दोस्तों ये यहाँ से होता है, हम ऐसे लेके चलते हैं, और इस प्रकार भारत में बहती है। सॉरी ये थोड़े नीचे हो गया। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में होते हुए दोस्तों ये गंगा नदी बहती है, ठीक है। और इसी प्रकार दोस्तों यहीं पे ही एक यमुना नदी भी है, जो आकर के आगे चल करके ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है। और इस प्रकार से एक ब्रह्मपुत्र नदी दोस्तों निकलती है, जो इस प्रकार से यहाँ बहते हुए यहाँ पर आके भारत में जाती है, सिक्किम में आते हुए, सिक्किम से दोस्तों असम में आते हुए, सॉरी सिक्किम में नहीं, असम से आते हुए जो है बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। तो अब जरा ध्यान इस पे दीजिएगा कि जो ये गंगा नदी दोस्तों निकली है, ये गंगा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र है, गंगा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र है दोस्तों, ये पश्चिम क्षेत्र इसको कहते हैं हम। और ये गंगा नदी के ऊपर का जो क्षेत्र, जितना भी क्षेत्र है, ये पूरा एक दोस्तों एक लंबा चौड़ा मैदान है ना। और गंगा नदी आपको पता है 12मासी नदी है, ये 12 ही महीना एक जैसी बहती रहती है, ठीक है। इसमें कभी भी ये इसका पानी कम नहीं होता है, साथ ही पानी जो है इसका कभी ये नदी सूखती नहीं है, ठीक है। कारण क्या है कि हिमालय के कारण बहती है, हिमालय के जो बर्फ जमा हुआ है दोस्तों, उस बर्फ से के द्वारा ये बहती है ना। तो उस वहां से इसको पानी मिलता है 12 ही महीना। तो ये 12 महीना बहती रहती है, और जब ये बह के आती है दोस्तों, तो ऊपर पर्वतों से या अन्य मैदानों से जो है एक काफी सारा गाद लेकर आती है। वो गाद लेकर आती है दोस्तों, जब ये मिट्टी या कई प्रकार के गाद लेकर आती है, तो बहते हुए ये अपने मैदानों पर बिछाते हुए चलती है। जब भी कोई नदी बहती है तो वो यही करती है ना। तो ये अपने गाद को मैदानों में बिछाते हुए चलती है। अब उस गाद में दोस्तों कई प्रकार के पौष्टिक पदार्थ पाए जाते हैं, है ना, जो कि कृषि के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। तो इस प्रकार के दोस्तों जब वो पदार्थ फास्फोरस, नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, ये इस प्रकार के कई सारे दोस्तों जो है पौष्टिक होते हैं, जो कृषि में मदद करते हैं। तो जब ये मैदानों में बिछा देती है दोस्तों, तो वो मैदान काफी उपजाऊ प्रकृति के हो जाते हैं, तो कृषि के लिए काफी आवश्यक हो जाते हैं। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि भारत के जो उत्तरी मैदान है दोस्तों, ये इनको हम उत्तरी मैदान बोलते हैं,
गंगा के तट पर जो जितने भी मैदान है उन सारे मैदानों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, तो उत्तरी मैदान कहते हैं। तो वो उत्तरी मैदानों की विशेषता यही है कि ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है। कारण क्या है, तो गंगा नदी। ठीक है, अब इसको पढ़िए, अब आपको समझ आएगा। ये देश के उत्तरी मैदान में भूमि हमेशा उपजाऊ रही है, इसलिए लोगों को प्रकृति के विरुद्ध ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ा। ठीक है, और बहुत पहले यहाँ पर उच्च कोटि की सभ्यता का निर्माण हो पाया था। और यही कारण है कि आज के विकसित देशों में उस समय जब लोग पर्वत कंदराओं में निवास करते थे, वन मनुष्य की भांति रहते थे, है ना, तब भारत में इस क्षेत्र में जो है दोस्तों, इस क्षेत्र के निवासियों में वेद मंत्रों का काम कर रहे थे, वेद मंत्रों पर काम कर रहे थे और उपनिषदों की रचना कर रहे थे। अब जरा समझिए इस बात को, कि कहने का अर्थ यह है कि हमारे उत्तरी मैदान दोस्तों प्राचीन समय से ही काफी उपजाऊ रहा है गंगा नदी के कारण। ठीक है, तो वो उपजाऊ होने के कारण क्या हुआ कि वहाँ की जो भी समाज थी दोस्तों, जो लोग थे वो शुरू से ही विकसित रहे हैं, उनका बहुत जल्दी विकास हो गया था, बहुत पहले उन्होंने विकास कर लिया था अपने आप का, अपनी सभ्यता का। ठीक है, अब उनकी सभ्यता का वो मैदान उपजाऊ होने के कारण से और उनको कृषि तकनीक को जल्दी पता कर लेने के कारण दोस्तों उनका विकास काफी समय पहले हो चुका था। और इसी कारण से उन्होंने प्रकृति ने ज्यादा उनको परेशान नहीं किया, उन्हें ज्यादा प्रकृति ने पीछे नहीं धकेला। और ये उस समय की बात थी दोस्तों, जब उस समय में, उस प्राचीन समय में, उस पाषाण काल के समय में, जब अन्य देश जो विकसित देश कहलाते हैं आज, जैसे कि इंग्लैंड की बात भी कर लो, पूरे यूरोप की बात करोगे आप, अमेरिका को देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया को देख लीजिए, तो दोस्तों ये जो विकसित देश है आज के, उस समय दोस्तों इन देशों में लोग, वहां के रहने वाले लोग जंगली जीवन व्यतीत करते थे। उस समय हमारे भारत में दोस्तों उपनिषदों की रचना होना प्रारंभ हो चुकी थी, मतलब पढ़ना लिखना सीख चुके थे, उपनिषदों की, वेदों की, इस प्रकार की कई प्रकार की रचनाएं होना प्रारंभ हो चुकी थी। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि भारत की जो सभ्यता है ना, वो पूरे विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता है। इसलिए कोई भी दोस्तों, ये हम बिल्कुल मान ही नहीं सकते। इस प्रकार से इतिहासकारों में, इतिहासकार जो आलोचना करते हैं, जो विदेशी इतिहासकार होते हैं, भारत के इतिहास की आलोचना करते हैं दोस्तों, तो उनकी एक भी आलोचना स्वीकार्य नहीं होती है। कारण उसका ये है कि हमारे भारत की जो सभ्यता या संस्कृति रही है दोस्तों, ये पूरे विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता और संस्कृति है। ठीक है, तो ये सेशन दोस्तों हमारा कंप्लीट हो जाता है। इससे आपको ये 6 पॉइंट में दोस्तों अगर कोई डाउट हो, वैसे मेरे ख्याल से डाउट होगा नहीं, इतने डिफिकल्ट भी नहीं थे, एकदम आसान पॉइंट थे दोस्तों, 6 के 6 पॉइंट ही। ठीक है, इसमें मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो फिर भी अगर किसी दोस्तों को डाउट हो तो पहला प्रयास आप ये करेंगे कि वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, एक बार इसको और देख लीजिए। उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो मैं आपके लिए हूँ, है ना। जब भी आपको ऐसा लगता है दोस्तों डाउट है, तो मैंने आपको 2 से 3 फैसिलिटी दे रखी है आपको डाउट क्लियर करने के लिए। पहले कि आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, मैं आपको वहीं पे ही सोल्व करने का प्रयास करूंगा आपके डाउट को। उसके अलावा अगर आपका डाउट उसके माध्यम से भी क्लियर नहीं होता है दोस्तों, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जो है आपको व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, वहां पर अपना डाउट बता सकते हैं। और फिर भी दोस्तों व्हाट्सएप पे भी आपका क्लियर नहीं हो पाता है तो आपको कॉल फैसिलिटी दे रखी है, आप कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है दोस्तों, तो मैं जो है आपके उस टॉपिक पर आपको एक वीडियो जरूर प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं इस कार्य को दोस्तों अपना दायित्व मानता हूं, ना कि कोई कार्य। ठीक है, तो ये मेरा दायित्व है कि आप अगर मेरे पास पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो आपके पास में कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, तो आप ईमानदारी से बस पढ़ते रहिए, बाकी सब मेरा कार्य है दोस्तों। मैं आपको जो है आपके एग्जाम से पहले आपकी स्टडी को कंप्लीट करवा दूंगा, है ना, और इस प्रकार से कंप्लीट करवाऊंगा कि आपको जरा से भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आंसर राइटिंग करते वक्त। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।